Hello everyone, this is Natasha Chaturvedi and welcome to all on our YouTube channel that is Easy Learning 247। और लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के 130 क्वेश्चन 2013 का जो प्रीवियस ईयर पेपर था उसके हम लोगों ने 130 क्वेश्चन लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिए थे। जिन लोगों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है, वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। साथ ही वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोगों के लिए ढूंढने में आसानी होगी। यूपी पुलिस से रिलेटेड मैं काफ़ी सारा मटेरियल ऑलरेडी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को करा चुकी हूँ, तो एक बार प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर लेना। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 131 से। ये बोल रहे हैं रिमोट बैच प्रसंस्करण में पूरी तरह केंद्रीय कंप्यूटर में इनपुट डेटा डालने के लिए ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है, या फिर हम इंग्लिश में बोल सकते हैं अ रिमोट बैच प्रोसेसिंग ऑपरेशन इन विच डेटा इज स्लोली इनपुट टू द सेंट्रल कंप्यूटर वुड रिक्वायर। यानी हमें रिमोट जो एक्सेस होती है, रिमोट प्रोसेसिंग ऑपरेशन यानी रिमोट लोकेशन से हम लोगों को जो डेटा होता है एज अ इनपुट लेना है सेंट्रल कंप्यूटर में। यानी जो रिमोट बैच जो कंप्यूटर्स होते हैं, रिमोट बैच जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं, उसमें सेंट्रल जो कंप्यूटर होता है उसमें डेटा डालने के लिए हम प्रयोग करते हैं। मतलब हमें डेटा को स्टोर करने के लिए डेटा को बोल सकते हैं, जब हमें डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, डेटा को एज ए इनपुट लेना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं रिमोट लॉगिन में? टेलीग्राफ लाइंस का, सिंप्लेक्स लाइनों का, मिक्स्ड बैच चैनल का, या उपरोक्त सभी, यही इंग्लिश में बोल रहा है। तो बेसिकली रिमोट जो हमारे कंप्यूटर होते हैं, रिमोट लॉगिन से जब हमें अपने कंप्यूटर पे चीज़ें एक्सेस करनी होती हैं, रिमोट डेटा को स्टोर करना होता है, डेटा को डालना होता है, रिमोट लॉगिन से हमारे कंप्यूटर के ऑपरेशन में हमें जब डेटा को डालना होता है, डेटा डालने के लिए हमें किस प्रोग्राम का प्रयोग करते हैं? तो हम यूज़ करते हैं टेलीफोन लाइन, सिंप्लेक्स, मिक्स बैच चैनल। हम इनमें से सभी का यूज़ करते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित डिवाइसों में से किसको दो सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है, खास करके जब सिस्टम भिन्न प्रोटोकॉल में का उपयोग करना हो? यानी इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट टू सिस्टम। यानी दो डिफरेंट सिस्टम्स को, ये कंप्यूटर ये है, एक कंप्यूटर ये है मान लो, और दो डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए स्पेशली सिस्टम डिफरेंट प्रोटोकॉल, इनके प्रोटोकॉल भी डिफरेंट है। ये दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, ये दूसरा प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, डिफरेंट प्रोटोकॉल है। तो इनके बीच में जब हमें कनेक्शन करना हो तो हम किसका यूज़ करते हैं? हब का, ब्रिज का, गेटवे का, रिपीटर का, किसका हम यूज़ करते हैं, ये बोल रहा है। तो बेसिकली आपको ये बात पता है अच्छे से कि अगर हमें दो डिफरेंट सिस्टम्स को कनेक्ट करना होता है जिनके प्रोटोकॉल डिफरेंट होते हैं, तो हम यूज़ करते हैं गेटवे का। फॉर एग्जांपल, ये आपकी एक बिल्डिंग है, ये एक दूसरी बिल्डिंग है, यहाँ पे एक लैन कनेक्शन है, यहाँ पे एक डिफरेंट दूसरा लैन कनेक्शन है, इन दोनों को हमें आपस में कनेक्ट करना है, तो हम जो डिवाइस यूज़ करते हैं दैट इज गेटवे। ऑप्शन नंबर सी। ये बातें हम नेटवर्किंग में कर भी चुके हैं। अगला, क्वेश्चन नंबर 133 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है सबनेट मार्क्स 255.255.255.248 का उपयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगरेशन किए जा सकते हैं? यानी हाउ मेनी होस्ट, नंबर ऑफ होस्ट पूछ रहा है, नंबर ऑफ होस्ट, हाउ मेनी होस्ट कैन बी कॉन्फ़िगर्ड यूजिंग अ सबनेट मार्क्स 255.255.248। अब देखो, अब सबनेट मार्क्स के लिए हम लोगों की कुछ क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी। बेसिकली आप कुछ चीज़ें याद रखो, जैसे हमारे पास जो कंप्यूटर में क्लास होती हैं, वो होती है ए बी सी डी ई। यानी हम इससे बता सकते हैं कि हमारा कंप्यूटर, हमारा जो नेटवर्क है वो किस क्लास का है, ए क्लास का है, बी क्लास का है, सी क्लास का है, डी क्लास का। अब इसमें हमारी क्या होती है, पहचानने का तरीका होता है कि हम फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू से पहचाने। फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू क्या होती है? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये वाला जो नेटवर्क है, जैसे 255, तो जैसे ये नंबर है सपोज 0, 1, 2, 3 .something.255, इस तरीके से कोई हमारा किसी भी आईपी एड्रेस है, किसी का एड्रेस है, किसी का होस्ट एड्रेस है, कोई भी हमारा एड्रेस है। तो अब हम ये कैसे, फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब है जो पहला ऑक्टेट है,
ये फर्स्ट ऑक्टेट, ये सेकंड ऑक्टेट, ये थर्ड ऑक्टेट, ये फोर्थ ऑक्टेट। तो फर्स्ट ऑक्टेट का मतलब है ये। तो फर्स्ट ऑक्टेट से हम क्लास पहचानते हैं, तो आप इसको नोट कर लेना। जैसे क्लास ए को पहचानने का तरीका है कि 0 से 127 तक हमारा फर्स्ट वाला ये वाली डिजिट हमारी 0 से 127 के बीच में लाई कर रही होगी। बी का मतलब है 128 से लेकर 191 तक लाई कर रही होगी। सी का मतलब है 192 से लेकर 223 तक लाई कर रही होगी। डी का मतलब है 224 से लेकर और 239 तक लाई कर रही होगी। और ई का मतलब है 240 से लेकर 255 तक हमारी फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू लाई कर रही होगी। ठीक है, अब जो हमारा सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क, वो हमारा 0 से जो ए में होता है वो होता है, देखो स्टार्टिंग में कुछ भी लिखा हो 255.0.0.0। बी में 255 मतलब यहां से यहां तक 255.0.255.255.0.0। सी में होगा 255.255.255 एंड देन 0। तो बेसिकली जो पेपर में पूछा जाता है वो आपसे ए बी और सी तक का ही पूछा जाता है, सी से ज्यादा का आपका नहीं पूछा जाएगा। तो आप ये चीजें कुछ नोट कर लेना कि जो सबनेट मार्क्स होता है, मैं इधर लिख दे रही हूँ, जो सबनेट मार्क्स होता है वो ए का जो होता है वो 255.0.0.0, जो बी का होता है वो 255.255.0 एंड .0, जो सी का होता है वो 255.255 एंड देन 255 और दैट 0। ठीक है, ये हमारा ए का होता है, ये बी का होता है एंड ये सी का होता है। इधर से मैं इरेज कर दे रही हूँ जिससे कि चीजें ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आपको ये बात समझ में आएगी। अब इसका मतलब है सबनेट मार्क्स का मतलब यहाँ मतलब हमारी जो फर्स्ट ऑक्टेट वैल्यू है ये है, और जो लास्ट हमारा जो एंडिंग हो सकती है वो इतना हो सकता है इसका सबनेट मार्क्स। ठीक है, अब देखो पहला सबनेट जो मार्क्स है वो 255.255.255 है, यानी सबनेट मार्क्स किसका है 255.255.255। तो पहली चीज ये हमारा सबनेट मार्क्स किसका है, सी का। किसका है, सी का। अब इसमें हम क्या कह रहे हैं, ये बोल रहा है कि जो होस्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो कितना है। तो होस्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो 248 है, 248 हमारा मैक्सिमम ये सबनेट मार्क लास्ट वाली डिजिट तक 255 तक हो सकता है, और ये हमारा क्या है इधर 248 डिफरेंस, यानी ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, देखो यहां से, और ये हमारी क्या है 248। ठीक है, अब अगर मैं इसका बाइनरी निकालूं 248 का और 255 का, तो देखो 248 का बाइनरी निकालूं तो कैसे निकालते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 0, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 1। ये तो बाइनरी सबको निकालना आता होगा, 2 7 जा 14 और देन 1, 2 3 जा 6 और देन 1, 2 1 जा 2 एंड देन 1। इस तरीके से नोट करते हैं। यानी अगर मैं 255 का 248 का सब बाइनरी लिखूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास 1 1 1 1 1 1 1, यानी 5 बार 1, तो 3 4 5 और 3 बार 0, 1 2 3। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहीं पर 255 का बाइनरी निकालूं, मैं ये आपको डायरेक्ट भी करा सकती हूँ, बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 एंड देन कैरी 1, 2 7 जा 14, कैरी इधर 1 आ जाएगा। आप डिवाइड देके देख लो, इधर ही आएगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, इधर 1 आ जाएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, इधर 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2 एंड 2 5 जा 10, इधर 1 आ जाएगा। 2 7 जा 14, इधर 1 आ जाएगा। 2 3 जा 6, ठीक है, इधर 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2, इधर 1 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा
1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार 1, यानी 255 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 8 बार 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब देखो अगर मैं इसमें से डिफरेंस लेती हूँ तो मेरा डिफरेंस क्या आएगा, इसमें से अगर मैं माइनस कर देती हूँ बाइनरी नंबर को तो डिफरेंस क्या रहेगा मेरा, 111 आएगा या नहीं, 111। अब ये 111 मेरी कितनी बिट है, 111 मेरी 3 बिट है, 3 बिट है। और 3 बिट का जो मेरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n माइनस 2। तो 2 की पावर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 2 इज 6। तो मेरा आंसर आना चाहिए 6। अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ, ये सब मैंने आपको इतना सारा कुछ पढ़ाया है, मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। ये आप बस आपको ये याद करने का तरीका है, आपको मैं डायरेक्ट करके दिखाती हूँ। सपोज ये सबनेट मार्क्स दिया है आपका 255, ये वाला नंबर दिया है, ठीक है। आपको होस्ट कॉन्फ़िगरेशन निकालना है। तो जो नंबर ऑफ होस्ट होते हैं, नंबर ऑफ होस्ट होते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2 की पावर n माइनस 2, ये याद रखो। अब यहाँ पे ये n क्या है, n है जो हमारी नंबर ऑफ बिट होती है, n क्या है, नंबर ऑफ बिट, नंबर ऑफ बिट जो यूजिंग हो रही है हमें, मतलब जो नंबर ऑफ बिट का जो डिफरेंस है वो। अब देखो ये जो सबनेट मार्क्स है वो हमें कितना दिया है, 255.255.255.248। और आप ये याद रखना कि हमारे पास जो मैक्सिमम नंबर हो सकता है किसी में भी, इस मिनिमम नंबर हमारे पास सबनेट मार्क्स हो सकता है 0.0.0.0 और मैक्सिमम नंबर हो सकता है सबनेट मार्क्स का 255.255, क्योंकि हमारे पास टोटल नंबर 256 होते हैं, तो इसका मतलब 0 से 255। ठीक है, आप बस इतना शॉर्ट में याद रखो। तो हमारे पास मैक्सिमम सबनेट मार्क्स हो सकता है 255.255.255.255। ठीक है, अगर मैं मैक्सिमम सबनेट मार्क्स की बात करूं तो क्या हो सकता है 255.255.255.255। लेकिन इसको माइनस या प्लस करने का तरीका होता है, हमें इसमें बाइनरी में चेंज करना होता है, लेकिन जब सेम नंबर है तो वो आपस में कट ही जाएंगे ना। अब बचा ही 255 और 248। अगर मैं 255 का बाइनरी नंबर लिखती हूं तो मेरे पास आ जाता है, आप करके देख लेना, 8 बार 1, 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अगर मैं 248 का सबनेट मार्क्स लिखती हूं तो मेरे पास आता है 0 0 0 1 1 1 1 1। आप निकाल के देख लेना। ठीक है, अब मैं इनमें से माइनस करूं, अगर मैं इसका माइनस करूं तो मेरे पास आ जाता है ये 1 1 1। और ये जो 1 1 1 है वो मेरी कितनी बिट है, मतलब कितनी बिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 बिट का। कितनी बिट का डिफरेंस आ रहा है, 3 बिट का। तो यहाँ पे n क्या हो गया, 3, n क्या हो गया 3। तो यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारा, 2 की पावर 3 इज 8 माइनस 2 इज 6। तो जो हमारे बोल रहा है कि सबनेट मार्क्स 255.255.248 का प्रयोग करके कितने होस्ट कॉन्फ़िगरेशन किए जा सकते हैं, कितने नंबर ऑफ होस्ट हो सकते हैं, तो ये हो सकते हैं मैक्सिमम 6। कितने हो सकते हैं, 6। अगर आपसे फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछा जाए 255.255.255 और 123 का, हमको ये बताना है कि इसमें कितने होस्ट कॉन्फ़िगरेशन किए जा सकते हैं। आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। इसमें बोला है कौन सा भाग 192 168, अब मैं इसको इरेज कर दूं, एक बार कर दूं, समझ में आ गया होगा सबको। अब मैं इसको इरेज कर दे रही हूं। ठीक है, चलो देखो
ये बोल रहा है कौन सा भाग 192.168.10.51 नेटवर्क आईडी का हिस्सा है, उसे एज्यूमिंग डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताना है। यानी व्हाट इज द पार्ट ऑफ 192.168.10.151 इसको हमें एज्यूमिंग सबनेट मास्क बताना है। तो देखो पहली चीज अगर मैं बोलूं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था हमारे पास ABCDE क्लास होती है, ठीक है। जो क्लास ए का जो हमारा एड्रेस होता है फर्स्ट ऑक्टेट नंबर वो होता है 0 से लेकर 127 तक, बी का होता है 128 से लेकर 191 तक, सी का होता है 192 से लेकर 223 तक, और डी का होता है 224 से लेकर 239 तक, और एफ का होता है 240 से लेकर 255 तक, ठीक है। अब जो सबनेट मास्क होता है वो मैं इधर लिख दे रही हूँ। जो सबनेट मास्क होता है वो ए का जो होता है सबनेट मास्क वो मेरा हो सकता है 255.0.0.0। जो बी का हो सकता है मैक्सिमम वो हो सकता है 255.255.0.0। जो सी का हो सकता है वो 255.255.255। बाकी हमें निकालने पड़ते हैं, अभी हमें इतना याद करने की जरूरत है बस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है 192.168.192। पहली बार तो 192 ये हमारा किस क्लास का है, सी क्लास का। किस क्लास का है, सी क्लास का। और सी क्लास में हम हमेशा याद रखेंगे कि हमारे पास 3 ऑक्टेट हमेशा फिल रहते हैं। लास्ट वाला फिल हो या नहीं हो, हमारे पास 3 ऑक्टेट हमेशा 3 ये वाले जो नंबर होते हैं, ये वाला ये वाला ये वाला डॉट से पहले, ये हमेशा फिल रहते हैं। तो ये हमारा एक तरह से डिफॉल्ट होता है कि इधर कुछ भी आ सकता है, ये फिल रहते हैं, ये हमारे खाली नहीं होते सी में, ठीक है। और सी का क्या है 192 से 168.1051, ठीक है। तो इसका जो डिफॉल्ट एड्रेस होगा वो हो जाएगा 192.168.10, ठीक है। 51 नहीं होगा, इसका डिफॉल्ट एड्रेस ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अगर मैं आपसे बोलती हूँ एग्जांपल के तौर पर, आपको नहीं समझ में आया, मैं आपसे बोलती हूँ हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है, सपोज 14.151.69.224 इस तरीके से। तो अब देखो, अब हमसे इसका बोल रहा है कि इसका डिफॉल्ट सबनेट मास्क बताओ। तो ये 14 हमारा किस में लाई कर रहा है, 14 हमारा लाई कर रहा है क्लास ए में। क्लास ए में हमारे 0 से 127 तक होते हैं, तो हमारा ये 14 है, 14 हमारा 0 से 127 यानी क्लास ए है। और क्लास ए में जो हमारा सबनेट मास्क होता है वो इधर कुछ भी हो जाए, इधर कुछ भी हो, यानी ये वाली फिलिंग होनी चाहिए। 255 है जैसे, इधर .0.0.0.0 यानी इधर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इधर हमारी एंट्री फिल होनी चाहिए। ये 255 का मतलब है कि ये लास्ट 255 तक जाएगा, ये हमारी एंट्री फिल होनी चाहिए। एंट्री फिल का मतलब है कि जो ये 14 है ये आना ही आना चाहिए। तो अगर हमसे कोई पूछे इसका जो डिफॉल्ट एड्रेस है वो क्या होगा, डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या होगा, तो वो हो जाएगा 14। क्लियर हुआ आपको, आई होप समझ में आई होगी बात। अगला क्वेश्चन नंबर 135 की तरफ चलते हैं। 135 क्या बोल रहा है, इनमें से कौन सी सर्विस टीसीपी में प्रयोग की जाती है, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज यूज इन टीसीपी। तो टीसीपी में हमारा देखो क्या यूज किया जाता है, टीसीपी में हमारा एसएमटीपी यूज किया जाता है, एचटीटीपी यूज किया जाता है, एफटीपी यूज किया जाता है। तो टीसीपी में हमारा क्या यूज किया जाता है, एसएमटीपी, और क्या यूज किया जाता है टीसीपी में, टीसीपी में यूज किया जाता है एसएमटीपी, उसके अलावा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एचटीटीपी, और उसके अलावा एफटीपी। तो देखो सेकंड थर्ड और फिफ्थ, सेकंड थर्ड और फिफ्थ टीसीपी में हमारे एसएमटीपी यानी टीसीपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, तो ये मेल को ट्रांसफर करने के लिए यूज किया जाता है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसमें यूज हो रहा है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल भी इसमें टीसीपी में यूज हो रहा है। तो ये तीनों इसमें हमारे यूज होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 136 की तरफ चलते हैं। ब्लैंक कंप्लीट यूआरएल का पहला भाग जो वेब संसाधनों को एक्सेस करने में काम आता है, यानी द फर्स्ट पार्ट ऑफ कंप्लीट यूआरएल इन नीडेड टू एक्सेस द वेब रिसोर्सेज। यानी हमें जो यूआरएल का पहला भाग जो वेब संसाधनों को एक्सेस करने में काम आता है, यानी फर्स्ट पार्ट ऑफ यूआरएल। पहली बार यूआरएल का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर का मतलब उसका हमारे पास एड्रेस होना चाहिए, उसका हमारे पास एड्रेस को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी वो प्रोटोकॉल होना चाहिए, हमें वो प्रोटोकॉल पता होना चाहिए, रास्ता पता होना चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए, प्रोटोकॉल का मतलब।
ठीक है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्रोटोकॉल। ठीक है, तो प्रोटोकॉल का मतलब बेसिकली होता ही है सेट ऑफ रूल्स दैट आर एप्लीकेबल फॉर अ नेटवर्क। तो कुछ ऐसे रूल जो किसी भी नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल है तो वो हमारा प्रोटोकॉल कहलाता है। तो यूआरएल के लिए सबसे पहले हमारे पास प्रोटोकॉल की नीड होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 137 की तरफ चलते हैं। बोल रहा है एक्सएमएल में एक्स का क्या मतलब है, एक्सएमएल में जो एक्स का मतलब है वो क्या है। तो एक्सएमएल में एक्स का मतलब है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एक्सएमएल की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो एक्सटेंसिबल ऑप्शन नंबर सी में है, तो सही आंसर जाएगा। अगला web.config फाइल का उपयोग किया जाता है, यानी web.config फाइल यूज्ड इन, web.config फाइल का यूज किया जाता है। ये बेसिकली ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। साथ ही साथ जो वेरिएबल्स होते हैं हमारे ग्लोबली जो हमारे वेरिएबल होते हैं उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखो उस टाइम का कॉन्फ़िगरेशन करें जो सर्वर साइट के कोड को, ऐसा कुछ नहीं है। वेब सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं, वेब ब्राउजर की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए नहीं, एप्लीकेशन के लिए जो ग्लोबल इंफॉर्मेशन और वेरिएबल डेफिनेशन को स्टोर करता है। सही बात है, ठीक है। टू स्टोर द ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड वेरिएबल डेफिनेशन फॉर द एप्लीकेशन वी आर यूजिंग web.config फाइल। ठीक है, अगला ASP में डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा है। डिफॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जो ASP में होती है वो होती है बेसिकली VB स्क्रिप्ट। क्या होती है, VB स्क्रिप्ट। मतलब ASP की जो लैंग्वेज है डिफॉल्ट लैंग्वेज वो होती है VB स्क्रिप्ट, विजुअल बेसिक स्क्रिप्ट लैंग्वेज। अगला क्वेश्चन नंबर 140 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में क्या बोल रहा है, ये कोड है, इसका मतलब ये एक जावा का कोड है, इसमें हमें बताना है आउटपुट। तो आप ये याद रखो कि जावा से रिलेटेड अभी 2017-18 16-17-18 के एग्जाम में नहीं आए, तो जावा से रिलेटेड मैक्सिमम एक आध क्वेश्चन पूछ सकता है, ज्यादा नहीं पूछेगा, तो इतनी टेंशन नहीं लेनी है। आपको DBMS SQL बहुत अच्छे से करना है, जावा या ओरेकल से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं मैक्सिमम। तो देखो आपको बस जो आउटपुट वाले क्वेश्चन है वो ज्यादा से ज्यादा पूछ रहेंगे, वो भी बहुत सिंपल होंगे। कुछ जैसे एग्जांपल मैं क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कराती रहूंगी, तो बस वो क्वेश्चन भी कर लोगे ना तो भी कराओगे। देखो आउटपुट पूछा रहा है, कभी भी जावा के किसी भी प्रोग्राम का आउटपुट पूछा रहा है, एक इजी ट्रिक बता रही हूँ, बहुत इजी ट्रिक। क्या देखो यहाँ पे बोल रहा है स्क्रिप्ट टाइप, बोल रहा है हमसे, बोल रहा है आउटपुट, हमसे क्या बोल रहा है आउटपुट। अब देखो यहाँ पे जो हमारी लैंग्वेज दी हुई है वो जावा स्क्रिप्ट है, वेरिएबल न्यू एरे। अब हमारे पास यहाँ पे एरे है, ठीक है, न्यू एरे, तो हमारे पास न्यू एरे है, वेरिएबल क्या है, न्यू एरे। तो जब भी वेरिएबल न्यू एरे है तो उसमें पहले न्यू एरे का मतलब पहले 0 जाएगा, 0 पे क्या लिखा है, वेब डेवलपमेंट, फिर 1 जाएगा, मतलब न्यू एरे का मतलब एक एक करके फाइल जाएगी। सबसे पहले जीरो एड्रेसिंग में क्या है, वेब डेवलपमेंट, तो ये प्रिंट हो जाएगा। फिर हमारे 1 एड्रेसिंग में क्या लिखा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या लिखा है 2 पे टेस्टिंग, तो टेस्टिंग प्रिंट हो जाएगा। फिर क्या है 3 पे क्या लिखा हुआ है, हमारी 3 पे लिखा है क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो हमारे देखो हमारा डॉक्यूमेंट जो राइट कर रहा है वो डॉक्यूमेंट किस तरीके से कर रहा है, सबसे पहले 0, तो सबसे पहले 0 पे क्या लिखा है, वेब डेवलपमेंट, तो वेब डेवलपमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर 1 पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, तो एप्लीकेशन डेवलपमेंट प्रिंट हो जाएगा। फिर 3rd पे क्या लिखा है, टेस्टिंग, तो टेस्टिंग प्रिंट हो जाएगा एक एक करके। फिर 4th पे क्या लिखा है, 3rd पे यानी 3rd नंबर पे 4th एड्रेसिंग एंड 3rd नंबर, तो लिखा है क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो सबसे लास्ट में क्या लिखा है ये, तो इसका जो आउटपुट है सबसे लास्ट में जो लिखा होता है वही इसका फाइनल आउटपुट होता है, क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। तो क्या लिखा है, क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो भी लास्ट में लिखा होता वो, अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं यहाँ पे बोल देती ये हमारी एक QPT इस तरीके से दिया हुआ है, कोई भी एक वेरिएबल दिया है, आप कुछ भी मान सकते हो, इसमें दिया हुआ है QPT, आप यहाँ पे वेरिएबल ABCD कुछ भी लिया होता। अब यहाँ पे ये 4th नंबर का लिया होता, 4th नंबर में लिखा होता है सपोज हेलो, और हमसे जो फाइनल प्रिंट करा रहा, राइट करा रहा होता है डॉक्यूमेंट, वो करा रहा होता है इस तरीके से QPT और
अंडर 0, 1, 2, 3, 4। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट होता है वो 4 वाला होता है हेलो। अब सपोज हमारा यहाँ पे लिखा होता सिर्फ 0, 1, 2, सिर्फ 0, 1, 2, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होता 2 टेस्टिंग वाला। सपोज यहाँ पे 0, 1 लिखा होता सिर्फ, तो हमारा फाइनल आउटपुट क्या होता एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सिर्फ 0 लिखा होता तो हमारा आउटपुट क्या होता है वेब डेवलपमेंट, क्योंकि यहाँ पे 0, 1, 2, 3 लिखा है और लास्ट में क्या लिखा है 3, तो हमारा आउटपुट क्या हो जाएगा क्वालिटी पॉइंट टेक्नोलॉजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 141 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है 141 में एग्जीक्यूटेबल यूटिलिटी प्रोग्राम में कंपाइलर एडिटर आदि को यूनिक्स ओएस में जिस सिस्टम डायरेक्टरी में संग्रहित किया जाता है उसे कहते हैं। यानी एग्जीक्यूटेबल यूनिटी प्रोग्राम्स compilers, editor, etc. stored in Unix OS in the system dictionary score. उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम बिन। क्या बोलते हैं? बिन। यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो हमारे प्रोग्राम होते हैं, यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं, कंपाइलर एडिटर यूनिक्स ओएस में सिस्टम की जो डायरेक्टरी में हमारे प्रोग्राम संग्रहित होते हैं, यानी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम में जो यूटिलिटीज प्रोग्राम्स होते हैं जैसे कंपाइलर्स, एडिटर्स एक्सेट्रा, वो कहाँ स्टोर होते हैं? वो बिन में स्टोर होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स ओएस के सिस्टम डाटा और यूटिलिटी प्रोग्राम पासवर्ड तथा लॉगिन फाइल निर्देशिका में संग्रहित होते हैं। यानी यही वाला क्वेश्चन अगेन कि ये जो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें हमारे जो डेटा और यूटिलिटी प्रोग्राम और पासवर्ड लॉगिन फाइल्स होती हैं वो कहाँ स्टोर होती हैं। देखो अभी जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है कंपाइलर एडिटर। तो कंपाइलर एडिटर्स जो हमारे कंपाइलर एडिटर वगैरह जो स्टोर होते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में वो होते हैं बिन में, लेकिन जो हमारे प्रोग्राम और पासवर्ड लॉगिन फाइल पासवर्ड वगैरह जो स्टोर होते हैं वो हमारे यूज होते हैं ईटीसी में एक्सेट्रा। मतलब एक्स्ट्रा जो चीजें हैं वो हमारी ईटीसी में स्टोर हो रही हैं यूनिक्स में, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन नंबर 143 की तरफ चलते हैं। वेब दस्तावेज बनाते समय ईमेल की ऊंचाई तथा चौड़ाई को व्यक्त करने के लिए कौन सी फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है? यानी व्हेन कैप्चरिंग वेब डॉक्यूमेंट व्हाट इज द फॉर्मेट यूज्ड टू एक्सप्रेस द इमेज हाइट एंड विड्थ? तो इमेज की हाइट और विड्थ के लिए हम यूज करते हैं वेब डॉक्यूमेंट में पिक्सल का। किसका यूज करते हैं? पिक्सल का। अगला क्वेश्चन नंबर 144 की तरफ चलते हैं। कम जगह पर कंडेंसेस फाइल, जो हमारी फाइल कंप्रेस हो जाती है, कंडेंसेस हो जाती है, कंडेंसेस कम जगह पर कंडेंसेस फाइल्स को संग्रहित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसमें इंटरनेट पर तेजी से भेजा जा सकता है। यानी हमारी कोई लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल है उसको हमें भेजना है इंटरनेट पर, तो हम क्या करते हैं बेसिकली वी आर कंप्रेस द फाइल, तो हम डेटा को कंप्रेस ही तो कर देते हैं। अगला बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 145 में बोल रहे हैं डी मॉर्गन्स का नियम क्या है? तो डी मॉर्गन्स जो लॉ है वो बेसिकली ये बोलता है ए यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का बार इज इक्वल्स टू एक्स बार इंटरसेक्शन वाई बार। यानी हम ये बोल सकते हैं कि a प्लस बी का बार जो होता है वो हो जाता है a बार डॉट बी बार, यही तो होता है। यानी हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे a की जगह क्या है x प्लस वाई, b x प्लस वाई का जब प्लस करा जाएगा उसके बार का तो ये हो जाएगा a बार, तो x बार डॉट वाई बार, यही तो है। ए की जगह बी कर लो। अब प्लस का मतलब होता है यूनियन और डॉट का मतलब होता है इंटरसेक्शन, तो बस यही वाली बात बोल रहा है बी में। अगला बूलियन फंक्शन एक्स डॉट वाई डॉट जेड और प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स डॉट वाई प्लस जेड, इसको हमें किसके बराबर है? इसको हमें सॉल्व करना है ट्रुथ टेबल के द्वारा। ये हमें सॉल्व करना है ट्रुथ टेबल के द्वारा, ये हमें सॉल्व करना है। बेसिकली हमें इसका शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है। देखो अगर ये एक्स डॉट वाई डॉट जेड है प्लस एक्स वाई जेड का बार प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स डॉट वाई, अगर मैं इसमें से एक्स वाई कॉमन ले लूँ तो एक्स वाई कॉमन लेने के बाद ये अंदर रह जाएगा जेड प्लस जेड बार। सेम मैं यहाँ पर अगर वाई को कॉमन ले लूँ
अगर मैं यहाँ पे y अभी मैं ऐसे ही छोड़ देती हूँ, सपोज एक्स वाई जेड प्लस एक्स डॉट वाई। अब यहाँ पे z प्लस जेड बार बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाता है 1। देखो हम लोगों ने पढ़ा था a प्लस ए बार बराबर 1 हो जाता है, सेम यहाँ पे z प्लस जेड बार बराबर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस, अब 1 का किसी में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, एक्स वाई प्लस एक्स वाई जेड प्लस एक्स बार वाई। अब मैं यहाँ से एक्स वाई अगेन कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा, ये अंदर 1 प्लस जेड प्लस एक्स बार वाई। और हम लोगों ने पढ़ा था कि एक लॉ के हिसाब से 1 प्लस एक्स बराबर हमारा हो जाता है 1 प्लस एक्स बराबर 1। सेम अगर यहाँ पे 1 प्लस जेड है तो क्या हो जाएगा 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस एक्स डॉट एक्स बार वाई। अब यहाँ से मैं वाई को कॉमन ले लूँ तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस एक्स बार, और x प्लस एक्स बार बराबर 1 हो जाता है, तो मेरा क्या आ जाएगा आंसर y। तो क्या आ जाएगा बी वाई। जैसे हम मैथमेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस तरीके से इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगला यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 146 कंप्लीट होते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 147 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 147 बोल रहा है कि कम्युनिकेटिव लॉ बताना है हमें। तो कम्युनिकेटिव लॉ हमारा क्या होता है, कम्युनिकेटिव लॉ हमारा होता है एक्स डॉट वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। एक मिनट में इरेज करके आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक सेकेंड, ठीक है। तो देखो हमारा ये वाला क्वेश्चन है, कम्युनिकेटिव लॉ बताना है। कम्युनिकेटिव लॉ में यहाँ पे लिख दे रही हूँ। ये क्या होता है, जैसे कि वैसे हम एबीसीडी की फॉर्म में बोलते हैं, यानी एक्स डॉट वाई प्लस जेड बराबर जो होता है वो होता है एक्स डॉट वाई प्लस एक्स डॉट जेड। ये हमारा कम्युनिकेटिव लॉ होता है। जैसे हम लोग पढ़ते थे ए डॉट बी प्लस सी, तो ये हमारा होता है ए डॉट बी एक ब्रैकेट में प्लस ए डॉट सी, यानी इसका अंदर मल्टीप्लीकेशन करके तो हम लिखते थे सेम ये। तो यहाँ पे किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी से मैच करता है। अगला, एक बुलियन प्रमेय का ड्यूल पाया जाता है, यानी ड्यूअल ऑफ बुलियन थ्योरम इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो ये हमारे जो बुलियन फंक्शन होते हैं वो हमारे इंटरचेंजिंग ऑल जीरोस वंस एंड प्लस माइनस के लिए यूज करते हैं। बुलियन फंक्शन का यूज हम इंटरचेंजिंग ऑल जीरोस के लिए 1 के लिए करते हैं। इंटरचेंजिंग सभी शून्य 1 और डॉट और प्लस के लिए यूज करते हैं बुलियन का यूज हम, ठीक है। अगला, मिन टर्म निकालना है इसका। तो मिन टर्म का एक फॉर्मूला होता है, मिन टर्म दिया हुआ है, मैक्स टर्म निकालना है। तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, देखो याद रखना, मिन टर्म, ये जो मैं चीजें एक्स्ट्रा बताती हूँ इसे लिख लिया करो, प्लस मैक्स टर्म इज इक्वल्स टू टोटल टर्म, टोटल नंबर या टोटल टर्म जो भी कहना चाहो वो कह सकते हो। अब देखो यहाँ पर मिन टर्म क्या है, यहाँ पर मिन टर्म क्या है, एक सेकेंड, यहाँ पर मिन टर्म क्या है, सिग्मा m 1356। मैक्स टर्म हमें निकालना है, यानी हमें सिग्मा कैपिटल M निकालना है। मिन टर्म को हम स्मॉल सिग्मा स्मॉल m से डिनोट करते हैं, मैक्स टर्म को कैपिटल M से, ठीक है। तो अब टोटल टर्म क्या होते हैं हमारे, अगर कोई भी किसी का नंबर हमारा मिन टर्म हमारा 1 से 1356 है, तो हमारे जो मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं उस टर्म में वो हो सकते हैं 0 से 7 तक। ये याद रखो, जैसे अगर मिन टर्म में कोई भी नंबर हमारा 1 इस तरीके से दिया है तो मैक्सिमम उसका एक ज्यादा और मिनिमम उससे एक कम होता है। इसका मिनिमम टर्म क्या है 1, तो 1 से एक कम 0, और मैक्सिमम टर्म क्या हो सकता है 7। तो टोटल नंबर क्या हो सकते हैं हमारे 0 1 2 3 4 5 6 और 7। अब सिग्मा m निकालना है, सिग्मा m बराबर क्या हो जाएगा, हम इसमें से माइनस कर दें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 माइनस मिन टर्म क्या है सिग्मा स्मॉल m 1356
5 6। और देखो इसको माइनस करने का तरीका क्या है, 1 है 1 को काट दिया, 3 है 3 को काट दिया, 5 है 5 को काट दिया, 6 है 6 को काट दिया। बचे हुए टर्म लिख लो, बचे हुए टर्म क्या है 0, 2, 4, 7। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, ये हमारे मैक्स टर्म हो जाएंगे। मैक्स टर्म हमारे क्या है, मैक्स टर्म को हम सिग्मा से कहीं कहीं बुक में लिखा है, वरना हम इस तरीके से भी पाई से भी डिनोट करते हैं। पाई कैपिटल M 0247 0247। ठीक है, 0247 याद रखना। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 150 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 150 है, इसमें देखो ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, ये हमारे 2013 के पेपर में इसको क्वेश्चन को गलत मान लिया था कि ये हमसे बोल रहा है कि ये हमारी जो इक्वेशन है वो 100 पे 100 का मतलब होता है सम ऑफ प्रोडक्ट एंड पॉज का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ सम। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते इस वाले टर्म में, तो ये इसको क्वेश्चन को गलत मान लिया था उन्होंने, मतलब उन्होंने इस क्वेश्चन को हटा दिया था, इस क्वेश्चन को कैंसिल कर दिया था। सेम क्वेश्चन नंबर 145 को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया था, 150 और 151 को कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 152 में 3 चर बूलियन अभिव्यक्ति निर्मित किए जा सकते हैं, यानी हाउ मेनी बूलियन फंक्शन आर वेरिएबल आर देयर, यानी कितने बूलियन फंक्शन वेरिएबल इसमें हो सकते हैं। हाउ मेनी बूलियन फंक्शन, जब नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन हमें निकालने हो तो नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n, ये होता है हमारा बूलियन फंक्शन। हाउ मेनी बूलियन फंक्शन, जो हमें बूलियन फंक्शन निकालने हैं, नंबर ऑफ बूलियन फंक्शन कितने हो सकते हैं उसका ही फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, यानी और ये n क्या होता है, यहाँ पे n होता है, n इज अ नंबर ऑफ वेरिएबल। तो ये हमारे देखो 2 की पावर वेरिएबल कितने हैं हमारे यहाँ पे 3, देयर हाउ मेनी वेरिएबल 3 वेरिएबल आर देयर, तो 3। अब इसका मतलब क्या हो जाता है, 2 की पावर 3 इज 8, और यहाँ पे 2 की पावर 8 ये हो जाएगा हमारा 2 2 4 2 8 2 16 16 2 32 32 2 64 और 64 2 128 128 2 256, तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 256 बी। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 153 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है मोस्ट इफेक्टिव एल्गोरिथम विच फाइंड्स द मीडियम ऑफ अनसॉर्टेड एन साइज एरे वुड बी टेकन, या मंझला तत्व खोज करने के लिए सबसे प्रभावी एल्गोरिथम, यानी हमें अनसॉर्टेड, जो हमारे पास अनसॉर्टेड एल्गोरिथम का मतलब है जैसे ये नंबर है 1 2 5 0 4 इस तरीके से, तो ये अनसॉर्टेड है, यानी हमारे सबसे पहले क्या आना चाहिए 0, फिर आना चाहिए 1, फिर आना चाहिए 2, फिर 4, फिर 5। तो अनसॉर्टेड एल्गोरिथम के लिए जब हम जो एल्गोरिथम अनसॉर्टेड जो हमारी टर्म्स होते हैं, अनसॉर्टेड जो एरे होती है, अनसॉर्टेड एरे अनसॉर्टेड नंबर्स होते हैं, उनके लिए जो हम एल्गोरिथम यूज करते हैं उसके इफेक्टिव एल्गोरिथम जो हमारी होनी चाहिए वो पूछ रहा है। तो वो हमारी होनी चाहिए बिग O N, इसको बिग O N बोलते हैं, तो हमारी होनी चाहिए बिग O N। ठीक है। अगला क्विक सॉर्ट में सबसे ज्यादा बुरी दक्षता स्थिति सुधार कैसे किया जा सकता है, यानी हमारे पास क्यों अब जो शॉर्टिंग एल्गोरिथम्स होती है, एक बार मैं इसकी वीडियो डाल दूंगी आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो सॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है जैसे हमारी क्विक सॉर्ट हो गई और उसके अलावा हमारी बबल शॉर्ट हो गई, इस तरीके की हमारी शॉर्टिंग एल्गोरिथम होती है। अब यहाँ पे क्विक शॉर्ट की बात कर रहा है, तो क्विक शॉर्ट में जो हमारी एल्गोरिथम होती है जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स हमारे n है, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब जैसे ये 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से टर्म है, यहाँ पे n टर्म्स हैं, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, वर्स्ट केस क्या है उसका इम्प्रूव करने के लिए, जो वर्स्ट केस विधि है, एक होता है बेस्ट केस, एक होता है वर्स्ट केस। तो वर्स्ट केस जो विधि है वो क्या है उसके बारे में हमसे पूछ रहा है, वो होती है हमारी इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि वर्स्ट केस हमारी कोई है ही नहीं, नॉन रिकर्सिव मेथड, रैंडम रिकर्सिव मेथड, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं। क्लियर।
अगला क्वेश्चन नंबर 155 की तरफ चल रहे हैं। यहाँ पे 155 में बोल रहा है कितने मूल्यों में रखा जा सकता है। एक एरे है -3 से 10 तक और 5 से 12 तक की। इसमें हाउ मेनी वैल्यूज हेल्ड इन एरे। तो देखो कोई भी नंबर हमारी ये बोल रहा है कि कितनी एरे हो सकती हैं। तो एरे में ये हमारी बेसिकली कोई भी एरे है तो पहला वाला जो टर्म होता है एरे जो होती है हमारी एरे, वो हमारी इस तरीके से लिखी जाती है। अब ये जो होती है दिस इज रो एंड दिस इज कॉलम। ठीक है, तो ये रो के लिए यूज किया जाता है, कॉलम के यूज किया जाता है। अब ये -3 से 10 तक है और ये इसका साइज और इसका जो साइड है दूसरे वाले का वो है 5 से 12 तक। तो देखो इसका मतलब ये है -3 से लेकर कहाँ तक है 10 तक। तो ये इसका मतलब है कि जो हमारी रो है नंबर ऑफ रो, यानी नंबर ऑफ रो का मतलब क्या है m। तो जो m है वो क्या है हमारा -3 से कहाँ तक 10 तक, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 8 9 और 10, यही तो है। यही मतलब यही हुआ -3 से 10 तक। इसकी जो लेंथ है वो ये है। यानी अब टोटल नंबर अगर मैं काउंट करूं तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो m का मतलब हो गया 14, यानी टोटल नंबर मेरे पास 14 होंगे। यही मेरे पास n का मतलब हो गया 5 से लेके 12 तक, यानी स्टार्टिंग कहाँ से हुई है 5 से, लास्ट कहाँ हुआ 12 तक। तो 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मेरे पास टोटल नंबर कितने हो गए 8। ठीक है, अब आप देखो ये m और n निकालने का तरीका है कि या तो मैं ऐसे निकालूं, मैं एक शॉर्टकट तरीका आपको बताती हूँ। मैं क्या करती हूँ, निकालने का तरीका है जैसे ये -3 से लेकर कहाँ तक दिया है 10 तक। तो इसका जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो निकालने का वो ये है कि 10 में से मैं इसको माइनस करूं, 10 -3 + 1, यानी अब इस वाले लास्ट वाले टर्म में से फर्स्ट वाले टर्म को मैं माइनस कर देती हूँ, माइनस और +1 लगा देती हूँ, यानी लास्ट वाला टर्म माइनस फर्स्ट वाला टर्म +1। अब लास्ट वाला टर्म क्या है 10, फर्स्ट वाला टर्म क्या है -3 + 1। अगर मैं इसको देखूं तो क्या हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस और ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 14। और ये यहाँ से भी 14 ही निकल रहा था ना, या तो आप ऐसे लिख लो या डायरेक्ट फॉर्मूले से कर लो जैसे आपको समझ में आए। और सेम अगर मुझे n निकालना है, n के लिए लास्ट वाला टर्म क्या है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म +1। लास्ट टर्म क्या है 12, फर्स्ट टर्म क्या है 5 +1। तो 12 - 5 + 1 क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 8। सॉल्व करके देख लो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने n 8 निकाला था, या तो आप इस तरीके से कर लो या इस तरीके से, जैसे आपको समझ में आए वैसे कर लो। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब देखो हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी वैल्यूज हेल्ड इन एरे। तो वैल्यूज निकालने के लिए क्या करते हैं m × n। m कितना है 14 और 8, 14 × 8 कितना होगा 14 8 = 112। 14 का 8 में मल्टीप्लाई करो 112। ठीक है, तो 112 हमारे वैल्यूज हो सकती हैं टोटल। ठीक है, समझ में आया, इस तरीके से करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 156 की तरफ चलते हैं। इसमें बोल रहा है एरे है एक, तो एरे क्या है भाई, एरे है मेरा, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। देखो जो एरे है मेरा वो है 1 से 5 तक और 2 से 7 तक। तो बेसिकली अगर मैं ये मान के चलूँ ये रो है ये कॉलम है, तो m और n का हमें एरे निकालना होता है। ये हमारे पास m मतलब रो और n मतलब कॉलम। तो फॉर्मूला होता है लास्ट वाला टर्म यानी 5 - 1 + 1, लास्ट वाला टर्म माइनस फर्स्ट टर्म +1। तो ये हो जाएगा मेरे पास 5। तो m क्या आ जाएगा m 5 कॉमा,
इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म 7 माइनस फर्स्ट टर्म 7 माइनस 2 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा 6, तो आ जाएगा 6, हाँ या ना। अब ये बोला अज्यूमिंग रो मेजर ऑर्डर स्टोरेज डिटरमाइन द एड्रेस ऑफ एलिमेंट A23 बेस एड्रेस 500, यानी आयामी 2 अक्षरों का जो एरे है वो 5 ये है। अब मुझे जो निकालना है, मुझे निकालना है यहाँ पे A2.3, ये मुझे इसका एड्रेस पता करना है, और मेरे पास जो आधार का एड्रेस है यानी बेस एड्रेस मेरे पास क्या है 500, बेस एड्रेस 500। अब मुझे इसका एड्रेस पता करना है, यानी 2 और 3 ये रो और कॉलम में इसका जो एड्रेस है वो क्या होगा, ये मुझे पता करना है। देखो निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्या करते हैं, हमें निकालनी है A और 2,3 की 3 का हमें एड्रेस निकालना है। तो ये मेरे पास एक जो दिया हुआ होता है उसको मैं M और N मान लेती हूँ, और जो मेरे को निकालना है वो उसको मैं J और K मान लेती हूँ। मान लिया मैंने, आप कुछ भी मान सकते हो, यानी जो ये 5,6 है ये मेरा मान लिया मैंने A M, N, ये जो मैंने निकाला दिया हुआ था, और ये जो A2,3 है इसको मैंने मान लिया A J, K। यहाँ पे कोई समस्या, 2,3 को 2 को मैंने J मान लिया, 3 को मैंने K मान लिया, और जो मेरा 5 है इसको M और N, ठीक है। अब देखो बेस है हमारे पास, निकालने का तरीका क्या है, मुझे क्या निकालना है A J, K। तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, मैंने लिख दिया बेस एड्रेस प्लस वेट ऑफ N J -1 प्लस K -1, यानी बेस एड्रेस में J की जगह 2,3, ठीक है। बेस एड्रेस मेरा पास कितना दिया था, देखो 500। वेट ऑफ N कितना है, N का मतलब 6, J का मतलब कितना है 2, 2 - 1 प्लस 3 - 1, ठीक है। अब देखो तो 500 प्लस, अब यहां पे ये हो जाएगा 6 को वेट ऑफ इसको मैंने हटा दिया, वेट ऑफ N मतलब वेट ऑफ N का मतलब 6, 2 - 1 इज 1, 3 - 1 इज 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 500 प्लस 6 प्लस 2, तो ये हो जाएगा मेरा 508। तो 508 यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर, आगे समझ में, आई होप आपको ये वाली बात समझ में आई होगी, ठीक है। और यहाँ पे निकाल के मैं दिखा दे रही हूँ दोबारा से, आपको अगर नहीं समझ में आया, देखो मेरे पास दिया हुआ था A5,27, ठीक है, और इसको मुझे निकालना है M और N। ये होती है मेरी रो, ये होता है मेरा कॉलम, यानी कितनी रो है कितना कॉलम है। तो उसका निकालने का तरीका है M बराबर लास्ट वाला टर्म क्या है 5 माइनस फर्स्ट वाला टर्म प्लस 1, तो ये हो जाएगा 5। N निकालने का तरीका लास्ट वाला टर्म 7 माइनस फर्स्ट वाला टर्म 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6। अगर ये मेरे पास M, N बराबर आ गया A5,6, हाँ या ना। अब मुझे निकालना है A2,3 का एड्रेस, तो मैं इसको A2,3 की जगह मैं J, K लिख सकती हूँ, हाँ या ना, लिख सकती हूँ। जब ये A5,6 मेरा M, N है तो मैं इसको J, K लिख सकती हूँ। अब मेरे पास लोकेशन निकालने के लिए तरीका होता है, मेरे को लोकेशन किसकी निकालनी है A2,3 की, और मेरे को गिवन क्या है बेस एड्रेस। तो बेस एड्रेस इसका फॉर्मूला होता है कि जो बेस एड्रेस है उसे लिख दो प्लस जो वेट है, वेट इनमें से किसी का भी लिख सकते हो आप, वेट N का लिख सकते हो या M का, मतलब दोनों में से किसी एक का मान लो आप, या तो रो से मान लो या कॉलम से मान लो। अगर आप 5 से भी करोगे तो भी आ जाएगा, 6 से भी करोगे तो भी आ जाएगा।
तो मैं इधर मान लेती हूँ, लेकिन रो में रो को करना है, कॉलम में कॉलम। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर मान लेती हूँ n, तो W वेट ऑफ n, ठीक है, वेट ऑफ n मल्टीप्लीकेशन जो हमारा यहाँ पे j है, j माइनस वन, j माइनस वन प्लस k माइनस वन, ये हो गया। ठीक है, अब बेस कितना है मेरा, बेस 500 दिया था, प्लस वेट ऑफ n, n कितना है, n कितना है मेरा, n है 6, n 6 ही तो है 6। j कितना है, j मेरा है 2 माइनस वन, प्लस k कितना है, k है 3 माइनस वन। तो देखो 500 प्लस 6 और ये कितना है, 2 में से एक गए 2 और 6, प्लस ये 3 माइनस 2 इज 2, ये क्या हो जाएगा कैलकुलेशन करके 508। यही अच्छे से समझ में आया होगा कि इसका आंसर 508 कैसे गया। मैंने क्लियर बहुत अच्छे से कर दिया है, एक बार आप खुद से भी अपना ट्राई कर सकते हैं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टैक क्या है। तो इसमें से स्टैक क्या है, तो स्टैक हमारा है स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर, डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर, इनबिल्ट डेटा स्ट्रक्चर में से कोई नहीं। तो जो स्टैक होता है, स्टैक में हमारे चेंजेस होते रहते हैं, तो ये डायनामिक यानी गतिक आंकड़ा संरचना है जो स्टैक है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करना है। ये हमारा एक नंबर दिया है AB स्टार CD और डिवाइड का साइन प्लस है, इसको पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करना है। देखो पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स में चेंज करने का तरीका ये डेटा स्ट्रक्चर में इन डिटेल हम लोग कर लेंगे, डोंट वरी, मैं इन डिटेल आपको इसका पूरा लेक्चर दे दूंगी, लेकिन अभी आप समझो अभी के लिए। अगर मुझे पोस्ट फिक्स से प्रीफिक्स पे चेंज करना होता है तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टैक होता है, स्टैक क्या होता है, वन साइड से एंड वाला बॉक्स होता है। तो सबसे पहले जो हमारा ऑपरेटर होता है, ऑपरेटर क्या होते हैं हमारे, प्लस, मल्टीप्लाई, माइनस, डिवाइड, तो ये क्या होते हैं, ये आगे शिफ्ट हो जाते हैं हमेशा ऑपरेंड से आगे। ऑपरेंड क्या होता है, ABCD ये सब। अब यहाँ पर सबसे पहले ऑपरेंड है A आया, फिर क्या है B, फिर B शिफ्ट हुआ, फिर क्या हुआ स्टार। जैसे ही स्टार वाला साइन आया वैसे ही स्टार वाला साइन क्या है, ऑपरेटर। तो ये ऑपरेटर क्या बोलेगा, भाई मुझे आगे आना है, मुझे कहाँ जाना है, आगे। तो ये क्या होगा, ये आगे आ जाएगा सबसे आगे, तो ये आगे आके AB इस तरीके से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, अब मेरा स्टैक खाली हो गया। अब वापस से क्या आएगा, C कहेगा मुझे आना है, फिर D कहेगा मुझे भी आना है, फिर अब डिवाइड वाला साइन आया। जैसे ही डिवाइड वाला साइन आया वो कह देगा भाई मुझे सबसे आगे आना है, मुझे C से भी आगे आना है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा स्टार AB और ये डिवाइड वाला साइन और CD। ठीक है, अब मेरा ये ऑपरेटर है, अब क्या है प्लस। अब प्लस ऑपरेटर आया, प्लस ऑपरेटर है, ये भी तो कहेगा मुझे सबसे आगे जाना है। मुझे सबसे आगे किसके जाना है, मुझे सबसे आगे जाना है। तो सबसे आगे यानी जो ऐसे देखो ये वाला जो डिवाइड है ये किसके आगे शिफ्ट हुआ है, C का, यानी C सेकंड नंबर वाला, फिर फर्स्ट नंबर वाले सेकंड नंबर, यानी अगर मैं इसकी एड्रेसिंग करूं तो ये आ जाएगा 0 1 2 3। तो ये अपने से सेकंड नंबर वाली एड्रेसिंग में शिफ्ट हो जाता है। तो अपने से सेकंड नंबर वाली एड्रेसिंग यानी क्या है, प्लस। तो प्लस क्या है, स्टार AB और फिर क्या है CD। तो ये इस तरीके से स्टैक में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे प्रीफिक्स क्या है, देखो मिला लो आंसर, प्लस AB प्लस स्टार AB डिवाइड वाला साइन CD। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। तो इसको निकालने का तरीका ये होता है। अगला क्यू को क्या करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्यू का यूज हम किसके लिए करते हैं, DFS के लिए, BFS के लिए, रेडिक्स के लिए, रिकर्शन के लिए, यानी DFS के लिए, BSF के लिए, मूल्यांकन क्रम के लिए, या फिर रिकर्शन के लिए। तो बेसिकली जो हम क्यू का मतलब होता है, क्यू इस तरीके से हमारी एक रो, जिसमें जैसे मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज के बारे में आपको मैंने बताया था, एक रो है कि जो पहले आएगा वो पहले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इस तरीके से। तो बेसिकली जो क्यू का यूज करते हैं वो हम करते हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च के लिए और
रेडिक्स शॉर्ट के लिए। बेसिकली क्यू होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का रूल फॉलो करता है कि जो पहले आएगा वो पहले सर्विस पाएगा। तो बीएफएस और रेडिक्स शॉर्ट के लिए इसका हम यूज करते हैं। यहाँ पे दोनों ही आंसर हमारे करेक्ट होंगे। अगला, अगर क्यू के में फ्रंट सूचक का मान रियर सूचक के बराबर है तो क्यू क्या है? इन अ क्यू वैल्यू फ्रंट पॉइंटर इज इक्वल टू रियर पॉइंटर, देन क्यू इज। क्यू का मतलब ये हमारी क्यू है, फ्रंट पॉइंटर का मतलब होता है ये फ्रंट है, ठीक है। रियर का मतलब होता है कि जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पे जाने वाला है। तो अगर फ्रंट की वैल्यू नेक्स्ट के बराबर है तो जो हमारा क्यू है उसका मतलब है कि क्यू में एक वैल्यू और है, क्यू में कम से कम एक वैल्यू और मे हैव वन एलिमेंट। क्यू में एक तत्व तो है, हो गई, तो ये क्यू है वो वन एलिमेंट, एक तो हो गई होगा। अगर वो नेक्स्ट पर जा रहा है तो उसके मतलब एक एलिमेंट तो उस क्यू में हो गई होगा। अगली क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में, नेक्स्ट किसी अच्छे टॉपिक के बारे में जो कि यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट होने वाला है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो अच्छा लगा और वीडियो में कुछ भी चीज़ें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें। इसी तरीके से मैं आपके लिए मेहनत करती रहूँ, एफर्ट्स करती रहूँ, उसके लिए आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स करने के लिए, आपके लिए और ज़्यादा अच्छा कंटेंट लेके आने के लिए। हम लोग मिलते हैं इसी तरीके से नेक्स्ट क्लास में। जो लोग यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। मैं काफ़ी सारा कंटेंट ऑलरेडी आपको करा चुकी हूँ, सो एक बार जस्ट चेक कर लीजिए। अगर अच्छा लगा है तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, और नहीं अच्छा लगा तो कोई बात नहीं, हम लोग और कोशिश करेंगे कि आपको कंटेंट अच्छा लगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।